में है आज एचडीएफसी बैंक भी। गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि एचडीएफसी बैंक के नतीजे भी कल आने वाले हैं चौथी तिमाही के। हमने देखा था कि पिछले तिमाही कुछ बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं था, प्रदर्शन थोड़ा ख़राब था, लेकिन उसके बाद हमने म्यूचुअल फंड बैंक्स भी देखी, इसमें रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आने लगी। तो इस तिमाही से जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी बढ़ चुकी है एचडीएफसी बैंक के केस में। तो पहले आपको बता देते कि नतीजों से क्या अनुमान है, क्योंकि कल ही कंपनी के नतीजे आएंगे। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं पूरा एनालिसिस लेकर। गौरव बताइए, एचडीएफसी बैंक क्या अच्छे नंबर्स की उम्मीद करें या फिर कहीं कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है? जी हाँ, अगर हम एचडीएफसी बैंक के नंबर्स की बात करें तो कहीं पे कंसेंसस का एक पेसिमिस्टिक व्यू हमें इस बार नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम प्रोविजनल नंबर्स की भी बात करें तो काफ़ी अच्छे रहे बैंक। अगर हम एडवांसेस की बात करें तो 1.6% से बड़ा है सिक्वेंशियल बेसिस पे। डिपॉजिट जो एक काफ़ी बड़ा कंसर्न का एरिया था 3Q के रिजल्ट्स में, वो भी 7.5% से बड़े हैं। आगे जाके अगर हम कासा की बात करें तो कासा भी 50 बेसिस पॉइंट से बड़ा है और अभी ये जो कासा रेशियो है वो 38.2% पे आता है। और इसी सब के चलते हुए अगर हम कंसेंसस की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में कंसेंसस कहीं पे 2% का जो अपसाइड है वो बिल्डअप कर रहा है वाई बेसिस के। इसके अलावा कंसेंसस का मानना है कि कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हमें 5 बिप्स का घटावट देखने को मिल सकती है। ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहीं पे 3.35% पे आ सकता है Q4 में, और इसका मेन रीज़न ये रहेगा कि LDR रेशियो जो है वो आगे जाके थोड़ा घट सकता है। तो कंसेंसस का मानना है कि कहीं पे Q4 में जो LDR रेशियो है वो 105% पे आ सकता है। आगे जाके उनका मानना ये भी है कि नॉन इंटरेस्ट इनकम में कहीं पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमें पता है कि HDFC बैंक ने क्रेडिला का स्टेक बेचा था और इसी के चलते हुए 9,000 करोड़ का एक जो अपसाइड है वो नॉन इंटरेस्ट इनकम में इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकता है। और इसी सब के चलते हुए पैट में भी हमें कहीं पे 20% से भी एक ज़्यादा अपसाइड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल सकता है। आखिर में अगर हम ROE की बात करें तो कंसेंसस का मानना है कि कहीं पे बैंक जो है 2% से ज़्यादा ROE मेंटेन कर पाएगा। एसेट क्वालिटी में कहीं पे भी कंसर्न्स नहीं दिख रहे हैं, बट आगे जाके कंसेंसस का ध्यान रहेगा अगर बैंक का कोई भी अगर मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी अगर बात चल रही है जो कि ट्रैजेक्टरी को लेके रह गए, अर्निंग्स के ट्रैजेक्टरी को, क्योंकि जैसे हमें पता है कि मैनेजमेंट ने पहले भी कहा था कि आगे जाके जो फोकस है वो EPS ग्रोथ पे ज़्यादा रहेगा अगर हम लोन ग्रोथ के साथ इसको कंपेयर करें तो। इसी के अलावा अगर हम बात करें FY25 के निम्स पे, उस पर भी एक फोकस रहेगा कि कैसे बैंक की कमेंट्री रहती है, कैसे गाइडेंस या फिर कैसे एक डायरेक्शन बैंक का मैनेजमेंट इस पे देता है। और आखिर में जाके डिपॉजिट ग्रोथ पे भी हमारा ध्यान बना रहेगा, क्योंकि ये जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे जाके बैंक की ग्रोथ के लिए। तो फिलहाल के लिए स्टॉक में तो एक तेज़ी देखने को मिली थी, बट ज़रूर हम इस बैंक के मैनेजमेंट कॉल को ज़रूर ट्रैक करेंगे। हम बिल्कुल, मैनेजमेंट क्या कह रही है आने वाले क्वार्टर के लिए और FY25 के लिए ये जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो नतीजों पर कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। रोहन, आज हम देख रहे हैं कि आज की तेज़ी को लीड ही कर रहा है HDFC बैंक और नतीजे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप नतीजों में क्या कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस करेंगे? वही जो ओवरऑल द एक्सपेक्टेशन इज दैट कि नंबर एक अच्छा तो ठीक है आना चाहिए, पर मुझे बहुत कंसर्न ये लेवल पे है कि थोड़ी कमेंट्री में HDFC और HDFC बैंक का जो मर्जर का कल्चर है और उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, उसका एक बहुत ज़्यादा कंसर्न ओवरऑल फंड मैनेजमेंट साइड पे है हमको। तो वहाँ पे क्या क्लैरिटी आ सकती है? बिकॉज़ नंबर मोटा-मोटी इट इज़ जस्ट हमको पता है कि रिजल्ट्स मोटा-मोटी क्या होने वाला है। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न है NII का, सो वहाँ पे दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन कि वहाँ पे क्या आ सके। एज़ ऑफ नाउ हम होल्ड नहीं करते HDFC बैंक, पर आई एक्सपेक्ट कि कहीं पे कुछ रिवाइवल ये क्वार्टर में होना चाहिए। को पता है HDFC ठीक नंबर से पहले चला, ऐसे रिलायंस के भी नंबर आने, और इस बार उसके नंबर शुक्रवार को नहीं है, सोमवार को आ रहे हैं। ये भी एक बदलाव है इस बार के रिलायंस के नंबर। नहीं तो आपको और मेरे को तो याद भी नहीं है कि शुक्रवार के अलावा कब उनके नंबर्स जो हैं इस डे के अलावा आते थे। तो अब सोमवार को आ रहे हैं नंबर्स। एक बार ज़रा पता कर लेते हैं नंबर्स कैसे आ रहे हैं। मेरे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ चुके हैं, रिलायंस को काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं, ज़्यादातर जो भी प्रेडिक्शन वो करते हैं बढ़िया आपको पहले से बता देते हैं नंबर्स कैसे रहेंगे। सौमित शुक्रिया। जरा बताएं अच्छा ये डेट क्यों चेंज करनी पड़ी, इसको सोमवार क्यों लेके आ रहे हैं नंबर, ये फ्राइडे की जगह? कुछ काम है क्या उनको फ्राइडे को जो सोमवार को नंबर ला रहे हैं? बस जो 20 से 25 के डेट है यही डेट के आसपास आते, तो इस बार शायद 22 मंडे को पड़ रहा है और बाकी सारे सब्सिडीज के कंपनीज इसी हफ्ते आ चुके हैं, तो शायद इसलिए मंडे को ले आ रहे हैं रिजल्ट। होपफुली रिजल्ट जल्दी भी आ जाए, ज़्यादा लेट ना करें उन लोग, क्योंकि मंडे है इस बार। हाँ ये भी अच्छा है, ये भी सही कह रहे हो आप, अच्छे नंबर है, टाइम पे आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा बाजार को ज़रूरत भी है इस समय। अच्छा सौमित बताएं जरा नंबर्स कैसे आ रहे हैं, अगर डिवीज़न आपने कर रखे हैं ना तो डिवीज़न के हिसाब से बताना फिर कि जियो अलग और पेटकेम अलग।
तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू और एबिटा में करीब 4 से 5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट में भी करीब 5.6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। और एबिटा की नंबर की अगर हम खासकर बात करें तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है फोर्थ क्वार्टर में। और इसके पीछे के कारण होंगे जो O2C सेगमेंट, ऑयल टू केमिकल सेगमेंट है, और टेलीकॉम सेगमेंट, ये दो सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होने के कारण ही कंपनी अपनी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा रिपोर्ट कर सकती है। अब सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो ऑयल टू केमिकल सेगमेंट की जो एबिटा है वो करीब 13% ग्रो कर सकती है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस, क्योंकि रिफाइनिंग मार्जिन हायर थे, थ्रूपुट हायर थे, और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के अगर स्प्रेड्स हम देखें तो वो भी सिक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े हायर साइड पे, इसी कारण O2C सेगमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 1.5% की दिखेगी, बट एबिटा में एक 1% की डिक्लाइन होगी। और इसका कारण ये है कि अगर आप देखेंगे पिछला क्वार्टर जो था, थर्ड क्वार्टर, वो सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था, फेस्टिव सीजन था, तो उसके चलते अगर हम देखें तो सिक्वेंशियल बेसिस पे एबिटा पे थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने मिल सकता है। अब जो गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है वहाँ पे भी करीब 3% का एक डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। 5,600 करोड़ के आसपास ये सेगमेंट का एबिटा आ सकता है। और इसका कारण ये है कि जो गैस की आउटपुट थी और गैस के प्राइजेस थे वो प्रीटी मच स्टेबल थे ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, बट उसके सामने जो गवर्नमेंट की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो थोड़ी बढ़ चुकी है, और इसी कारण हमें ये एबिटा में डिक्लाइन देखने मिल रहा है। टेलीकॉम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सब्सक्राइबर ग्रोथ के दम पे ही पूरा ग्रोथ जो है रिलायंस जियो का वो देखने मिलेगा। सब्सक्राइबर बेस अगर आप देखेंगे तो करीब 48.1 करोड़ आने की एक्सपेक्टेशन है। लास्ट क्वार्टर ये 47.1 करोड़ था, और ये 8th कंसेक्यूटिव क्वार्टर होगा जहां पे रिलायंस जियो की अगर आप सब्सक्राइबर ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है। हालांकि जो सब्सक्राइबर नेट सब्सक्राइबर एडिशन होगा इस क्वार्टर में वो पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम आने की एक्सपेक्टेशन है, बट सब्सक्राइबर ग्रोथ स्ट्रांग हो रहा है। पिछले 8 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से कंटिन्यूसली कंपनी सब्सक्राइबर्स ऐड कर रही है। उसके सामने अगर आप आरपू देखेंगे तो वो लगभग फ्लैट ही आने वाला है 188.8 रुपीज़ के आसपास। तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नंबर आने की एक्सपेक्टेशन ऑन ओवरऑल बेसिस। O2C सेगमेंट और टेलीकॉम सेगमेंट ग्रोथ लीड करेंगे फोर्थ क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है सौमित, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी की पूरा डिटेल एनालिसिस देने के लिए, बताने के लिए कि एक्चुअली किस किस सेगमेंट से नंबर ठीक आ रहे हैं। फिलहाल तो हम कंसोलिडेटेड बेसिस पर जरा चेक करवा लेते हैं राजेश सर से कि ये नंबर उनको जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वापस से दिखाना, उसमें टिपिकली ज़्यादातर में ग्रोथ दिख रही है। सर रिलायंस की कोई कॉल वगैरह लेके जानी है या फिर सोमवार का सोमवार को ही देखें? तो देखिए स्टेबल है स्ट्रक्चर तो रिलायंस का, और हमें लगता है कि जिस तरीके का यहाँ पे कमेंट्री भी आपने बताई इसकी रिलेटेड टू नंबर, आई थिंक यहाँ पे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही एक मूव बनते हुए दिख सकता है। डेटा के हिसाब से भी देखें तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक एक अपवर्ड मोमेंटम में मूव करते हुए दिखेगा। 2940 एट द मनी की कॉल ऑप्शन 35 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस रखें करीब 20 रुपए के आसपास, और हमें लगता है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिविटी आती है रिलायंस में ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वार्टरली नंबर्स, तो पॉसिबल अपसाइड वी कैन सी टुवर्ड्स 3000 की तरफ भी स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। इस कॉल ऑप्शन के टारगेट उस समय हमें लगता है फिर 60 से 70 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो 35 रुपीज में ये 2940 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है अहेड ऑफ नंबर्स। नंबर से पहले, नतीजों से पहले यहाँ पर कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह राजेश जी की तरफ से आ रही है। लेकिन चलिए एक और सेक्टर इस मजबूत भरे बाजार में भी कमज़ोर दिख रहा है, वो है फार्मा, जहाँ पर काफ़ी दिग्गज कंपनियाँ यहाँ पे कमज़ोर दिख रही हैं। ल्यूपिन देखिए करीब करीब 3% की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। ल्यूपिन के अलावा अरविंदो फार्मा, यहाँ पर भी 2.5% की गिरावट है। मैनकाइंड में दबाव है, जाइड लाइफ यहाँ पर भी दबाव दिख रहा है। अमोल आप बताइए, फार्मा में कुछ मौके दिख रहे हैं क्या आज की गिरावट में? नहीं, थोड़ा वेट करना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि इतना बाउंस बैक मार्केट में जितना आया, बट फार्मा ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। आई थिंक एक कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए, फिलहाल तो अवॉइड करना चाहिए फार्मा। एक और सेक्टर है जहां आज काफी दबाव दिख रहा है, वो है आईटी। एम्फेसिस देखिए यहाँ पर गिरावट है, 2.5% नीचे है ये। कोफोर्ज पर भी दबाव दिख रहा है। राजेश जी यहाँ पर कुछ मौके दिख रहे हैं, एचसीएल टेक, कोफोर्ज और एम्फेसिस, इन तीनों शेयरों में कुछ पसंद आ रहा है आपको? तो देखिए अभी तक जितने भी नंबर्स आईटी से रिलेटेड आए हैं उसमें जो कमेंट्री थी इतनी ज़्यादा मार्केट को पसंद नहीं आई है। जिस तरीके से कंपनीज के आगे की गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि अभी थोड़ा यहाँ पे सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। ऑलरेडी ये सारे स्टॉक्स अगर हम देखें लार्ज कैप और मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एक करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे होते हुए दिखा है। मार्केट ओवरऑल मार्केट एक रिकवरी के फेज में, हमें लगता है थोड़ा पुल बैक एक बार बन जाए सारे स्टॉक्स में तो वहां पे वापस से इनको एक बार रिव्यू करना चाहिए। टाइम बीइंग के लिए
हमें लगता है कि अब जैसे जिस तरीके से आज लार्ज कैप आईटी में देखें तो इन्फोसिस ने नंबर्स के बाद एक लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी दी है। तो यहाँ पे देखना होगा कि अब ये 1440 1430 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है या नहीं है। अगर ये 1440 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता इस रिकवरी में, तो ये वहाँ पे वापस से एक सप्लाई प्रेशर आते हुए दिखेगा आगे आने वाले दिनों में। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स आज के लो के बाद एक रिकवरी जरूर दिखा रहे हैं। तो हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा साइडवेज बिहेवियर रहेगा या फर्दर सप्लाई भी आते हुए दिख सकता है। थोड़ा अवॉइड करेंगे अभी एट दिस मोमेंट आईटी को। ओके